दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिबॉन्ड हैमर से कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। रिबॉन्ड हैमर आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इसका प्लंजर है, यहाँ एक ग्राफ लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसे कैलकुलेट करते हैं। एक पुश बटन है, मैं इसे ऑपरेट करना भी आपको बताऊंगा। दोस्तों ये रिबॉन्ड हैमर है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के लिए यूज़ होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट मीन्स जब हम स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ को उस स्पेसिमेन को बिना क्रश किए बिना तोड़े कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस तरीके के जो टेस्ट हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट बोले जाते हैं। एक होते हैं हमारे डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, जिन टेस्ट में हम स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ उसे क्रश करके उसे तोड़ के निकालते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट बोले जाते हैं। जैसे हम ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, एग्रीगेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, जो हमारे क्यूब्स हैं उनकी हम क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो सब हमारा डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट बोले जाते हैं। रिबॉन्ड हैमर एक रैपिड मेथड है जिससे हम अपने बिल्डिंग कंपोनेंट लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, फ्लोर इन सब की स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिबॉन्ड हैमर को सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रखते हैं। मान के चलिए कोई भी सरफेस है, इस तरीके का सरफेस, तो परपेंडिकुलर कैसे करेंगे हम? इस तरीके से। ये सरफेस है तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। अब हम रिबॉन्ड हैमर का प्रिंसिपल जान लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? जब हम रिबॉन्ड हैमर को यूज़ करते हैं, इससे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसे सरफेस के अगेंस्ट प्रेस करते हैं इस तरीके से। तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर क्या स्प्रिंग है, वो क्या है, एनर्जी को स्टोर करती है। देखिए मैं इस तरीके से प्रेस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको ज़्यादा प्रेस करूँगा उतना ही मेरे हाथ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मतलब इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जा रही है। मैं इसको अगेन प्रेस करता जाऊँगा, एक पॉइंट वो आएगा जो एनर्जी स्टोर है वो सारी की सारी एनर्जी एक साथ हमारे इस प्लंजर पर अंदर की साइड से अप्लाई होगी। तो ये इसका है प्रिंसिपल। वो एनर्जी क्या है, हमारे सरफेस पर ट्रांसफ़र की जाती है, उसी के बेसिस पे हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो निकल के आती है। दोस्तों हम रिबॉन्ड हैमर को ऑपरेट करना सीख लेते हैं। हम रिबॉन्ड हैमर को कैसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पड़ी हुई है 100, 200, जिसका यूनिट है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर टॉप पर ये है हमारे रिबॉन्ड नंबर्स 20, 25, 30, 35, ये रिबॉन्ड नंबर है। अब क्या है, जब हम इसको किसी भी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस करते हैं तो एक रीडिंग आती है, एक रिबॉन्ड नंबर आता है। मान के चलिए 30 आ गया। अब 30 वाले रिबॉन्ड नंबर के जो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन है, इस तरीके से इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इन 4 लाइन में से किसी एक से कट कराते हैं। ये देखिए -90 डिग्री की है, -45 डिग्री की है, 0 डिग्री की है, ये हमारी +90 डिग्री की। तो हमें कौन सी लाइन लेनी है ये एंगल पर डिपेंड करता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए हमारा कोई कॉलम है, तो हमने इसको अपने रिबॉन्ड हैमर को इसके परपेंडिकुलर किया, तो कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से? 0 डिग्री। तो हम 0 डिग्री वाली लाइन पर रीडिंग पढ़ेंगे। मान के चलिए कोई सीलिंग है हमारी, हमें उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। हम क्या करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रेस कर रहे हैं इसलिए हम लेंगे -90 डिग्री। मान के चलिए कोई हमारा फ्लोर है, हमें उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। ये सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, इसका एंगल कितना होगा? +90 डिग्री, क्योंकि इसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहे हैं। मान के चलिए कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कोई डैम है या रिटेनिंग वाल है, हमें उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके परपेंडिकुलर करेंगे। ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। अब हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? +45 डिग्री। मान के चलिए कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस तरीके से। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 45 डिग्री। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -45 लेंगे। जब हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री वाला एंगल ऊपर होता है तो +45, जब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारा एंगल है नीचे की तरफ होता है तो -45 डिग्री का हम एंगल लेते हैं। तो मेरे पास क्या एक प्रिपेयर्ड क्यूब है, हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले क्यूब को कुछ इस तरीके से फिक्स करके ग्राइंडिंग व्हील से उसके सरफेस को साफ़ करना है, जिससे अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ऑयली सब्सटेंस उसके सरफेस पर लगा हुआ है तो वो हट जाए। हमारा क्यूब या कोई जो भी स्पेसिमेन है जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, रिबॉन्ड हैमर से रीडिंग लेनी है। तो आप जहाँ भी टेस्ट कर रहे हो, मान के चलो आप बीम पर कर रहे हो या किसी क्यूब पर कर रहे हो, तो क्यूब की जो भी एजेस हैं, जो किनारे हैं, उनसे जो मैं पॉइंट लेना है रीडिंग का, वो 20 mm के डिस्टेंस पर कम से कम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं जिससे हमें रीडिंग लेने में आसानी रहे। कम से कम 6 एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10, 12, 15, 20 रीडिंग ले सकते हो, जिससे कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आ सके। अब हमें क्या करना है, बॉक्स के जितने भी कॉर्नर हैं उन पॉइंट्स पर हमें रिबॉन्ड हैमर से रीडिंग लेनी है। रिबॉन्ड हैमर को अंदर की तरफ प्रेस करना है। जैसे ही आवाज़ आ जाए उसके बाद क्या करना है, हमें पुश बटन को दबाते हुए
रिबॉन्ड हैमर को रिलीज़ कर देना है और हमें यहाँ पर रीडिंग पढ़ लेनी है। ये जो रीडिंग आ रही है वो है आपकी 24। सेम मैनर में हमें दूसरी रीडिंग भी सेकंड पॉइंट पर लेनी है। रिबॉन्ड हैमर को प्रेस करना है और जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हो जाए इसके अंदर, रिबॉन्ड हैमर के अंदर, पुश बटन को दबाते हुए इसे बाहर निकाल लें और जो स्केल है उस पर अपनी रीडिंग पढ़ लें। इस बार भी रीडिंग आपकी 24 आ चुकी है। सेम उसी तरीके से हमें नेक्स्ट पॉइंट पर रिबॉन्ड हैमर से रीडिंग लेनी है। इस बार जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 26। इसी तरीके से क्या है, हमें जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर रीडिंग लेनी है केयरफुली। इस बार जो रीडिंग आई वो है हमारी 26। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं वो है 22। सारी रीडिंगों को हमें इसी मैनर में लेना है। कोई भी पॉइंट है वो हमारा छूटना नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी आ सके। इस बार आप देख सकते हो जो रीडिंग आई हमारी वो है 26। सारी रीडिंग्स को कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उनका एवरेज लेना है। इस बार जो आपकी रीडिंग आई है वो भी 26 आई है। ये आप देख सकते हो 24 इस बार हमारी रिबॉन्ड नंबर की जो रीडिंग है रिबॉन्ड स्केल पर आ चुकी है। इस बार भी 26। इन रीडिंगों को हमें नोट कर लेना है। ये हमारी आखिरी रीडिंग है, देखते हैं कितनी आती है। इस बार जो आई है वो हमारी 26। अब हमें क्या करना है, रिबॉन्ड नंबर के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो ये 12 रीडिंग मैंने ली थी, पहले 24, दूसरी भी 24, तो ये 12 रीडिंग है। 12 रीडिंग का क्या किया है, मैंने एवरेज लिया है। जो मेरा एवरेज आया वो है 25। अब हमें क्या करना है, जो मैंने किया है यहाँ 25, ये आप देख पा रहे हैं, ये 25 रिबाउंड नंबर है। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है इस तरीके से और ज़ीरो वाली लाइन से कट कराना है, क्योंकि जो हमारा एंगल कितना था हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री, इसलिए इसको 25 को ऊपर ले जाते हुए ज़ीरो वाली लाइन से कट कराया। कट कराने के बाद हमें लेफ़्ट साइड में जाना है। तो मेरी जो रीडिंग आएगी, ये जो स्मॉल डिवीज़न है वो 20 kg/cm² के बराबर है। तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 120, 140, 160। अब क्या है, इसके आधे पर आ रही है, क्योंकि एक 20 का है तो हमें आधा ही लेना है। कितना हो जाएगा, 170। 25 रिबाउंड नंबर के हिसाब से जो हमारी स्ट्रेंथ निकल के आ गई वो आ गई 170 kg/cm²। जैसे जैसे हमारा रिबाउंड नंबर राइज करता है वैसे वैसे कुछ स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है, स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशन होता है। वो ये कि मान के चलिए हमारी स्ट्रेंथ 200 kg/cm² आ गई, तो वहाँ पर लोड का वेरिएशन कितना हो सकता है, हमारा 60 kg/cm² लोड का वेरिएशन हो सकता है। मतलब यहाँ पर 60 kg/cm² की जो स्ट्रेंथ है बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है। मान के चलिए हमारी स्ट्रेंथ 300 kg/cm² आ गई, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कितना वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पर ये है 65 kg/cm² का वेरिएशन हो सकता है। या तो रीडिंग हमारी 65 ज़्यादा आ सकती है या हमारी रीडिंग 65 कम आ सकती है। तो उसी हिसाब से क्या है, मेरी स्ट्रेंथ आ गई 170 kg/cm²। ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन हमें वेरिएशन देखना है कि वेरिएशन कितना हो सकता है, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आ सकती है और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी जो 170 यहाँ पर होगा, इसके सेंटर से हमें राइट साइड में इसको इस तरीके से ले जाना है। तो ये जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है इसके सेंटर में। यहाँ हमारा 45 है, यहाँ 60 है। कितने का अंतर है, 15 का। और 15 में भी कितने खाने हैं, 5। तो एक खाना कितने का हो गया, हमारा 3 का। ठीक है, तो हमें यहाँ से गिनते हुए जाना है। यहाँ 45 हो गया, यहाँ हमारा 45, 3 खाने और ऊपर गए, यहाँ हो गया 54। क्योंकि एक खाना हमारा 3 का है तो हमें आधा खाना लेना है, तो कितने का हो जाएगा, 1.5 का। जो फ्लक्चुएशन आ जाएगा 50.5 का। तो हमारी जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है उसमें हमें क्या करना है, 55 को एक बार प्लस कर देना है और उसी 55 को एक बार माइनस कर देना है।
तो हमें पता चल जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज़ कर सकती है और इतनी डिक्रीज़ कर सकती है। तो मैंने क्या किया है, ये जो स्ट्रेंथ निकल के आई है उसमें डिस्पर्सन को, मतलब जो वेरिएशन है स्ट्रेंथ का, उसको जोड़ देना है एक बार। एक बार जोड़ दिया तो इतनी आ गई स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी आ सकती है इफ़ वेरिएशन इज़ पॉसिबल। अब हम मिनिमम की बात करें तो उसी 170 में से 55.5 को माइनस कर देना है, तो हमारा 114.5 kg/cm² की स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर हमारी स्ट्रेंथ कम होती है तो कम से कम हमारी इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। हमारा रिबाउंड नंबर स्ट्रेंथ के साथ साथ हार्डनेस को भी बताता है। अगर हमारा रिबाउंड नंबर 40 से ज़्यादा है तो हमारी जो लेयर है, जो हमारा स्पेसिमेन है, बहुत हार्ड माना जाएगा। अगर 30 से 40 के बीच में रिबाउंड नंबर हमारा तो गुड लेयर मानी जाएगी हमारी। अगर 20 से 30 के बीच में तो फेयर मानी जाएगी। अगर हमारा रिबाउंड नंबर 20 से कम है तो पुअर कंक्रीट मानी जाएगी हमारी। अगर 0 है तो डीलैमिनेटेड हमारी जो स्पेसिमेन है या हमारी कंक्रीट है, जो भी हम स्पेसिमेन चेक कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसका सरफेस है वो डीलैमिनेट है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। दोस्तों हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। पहला तो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं और कहीं भी जाकर के हम इससे जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पुराने स्मारक हो गए, पुराने घर हो गए, हमें उनकी स्ट्रेंथ चेक करना है तो हम कहाँ से स्पेसिमेन लेके आएंगे उनके लिए। जनरल टेस्ट में तो यही होता है कि हम स्पेसिमेन लेके आएँ, स्पेसिमेन प्रिपेयर करें, तब जाके स्ट्रेंथ चेक करें। जबकि जो हमारा रिबाउंड हैमर है वहीं पर जाके उनकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकता है। हमें चाहे बीम की स्ट्रेंथ चेक करनी है या कॉलम की करनी है, किसी भी चीज़ की हमें स्ट्रेंथ चेक करनी है, वहीं एट द पॉइंट पर जाके स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये सस्ता आता है, इसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।